हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में अपना लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और उन डिफरेंट टाइप को अपना लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए जैसा कि अपना लोग पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ चुके हैं, किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन को अपना लोगों ने क्या किया, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना शुरू किया, ठीक है, जैसा कि वर्ड इक्वेशन, सिंबल एंड फार्मूला इक्वेशन। तो चलिए अब उसके बाद अपना लोग क्या किए कि उस इक्वेशन को दो पार्ट में बांटे, एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था वो तो ठीक है, लेकिन जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था उसको भी अपना लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो अब बात आता है कि सर अपना लोग जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, ठीक है। तो चलिए तो देखिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि जितना सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतना ही सब्सटेंस मिलना चाहिए। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है ए और बी, ठीक है, ऐसे लिखे क्या, चलिए कैपिटल में लिख लेते हैं। चलिए कोई सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन करता है, मान लीजिए सी और डी बना रहा है, ठीक। तो आप मान लीजिए यहाँ पर कि ए का ए ग्राम पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बी का बी ग्राम पार्टिसिपेट किया। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ भाई मास ऑफ रिएक्टेंट बताओ, तो मास ऑफ रिएक्टेंट बताओ कितना हुआ, तो आप क्या बोलिएगा कि ए का मास कितना है, ए ग्राम, बी का मास कितना है, बी ग्राम, टोटल कितना हुआ, ए प्लस बी ग्राम, ठीक है। तो आप सोचिए कि टोटल अपने पास मास कितना है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, ए प्लस बी ग्राम। तो रिएक्शन के बाद भी अपना लोग को कितना मिलना चाहिए, उतना ही मास मिलना चाहिए, ठीक है, उतना ही मास मिलना चाहिए ना। तो अगर यहाँ पे अपना लोग ये मान ले कि सी का सी ग्राम और डी का डी ग्राम मिला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सी और डी जो है ए और बी के बराबर होगा, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के, किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि ए प्लस बी बराबर होगा किसके, सी प्लस डी के। नहीं देखिए होता है क्या कि रिएक्शन को, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, बंद है, ठीक है, चलिए इसको समझिए बढ़िया से। कोई कंटेनर है, बंद है, इसमें क्या है कि मान लीजिए कुछ मेटल का टुकड़ा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ छोटा छोटा मेटल का टुकड़ा है, ठीक। अब आप क्या किए कि इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेके रख दिए, ठीक है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब को अपना लोग क्या किए कि धागा से बाहर निकाल दिए, ठीक है, और ये बंद है, क्लोज है। और टेस्ट ट्यूब में क्या है, मान लीजिए कोई एसिड है, कौन सा एसिड, HCl, ठीक है, ये डाइल्यूट है। अब सोचिए आप इस धागा को ढीला कीजिएगा, ठीक है, लूज कीजिएगा, तो क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब गिर जाएगा और इसमें जो एसिड है HCl वो क्या होगा, इस मेटल में मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा मेटल मान लीजिए कि ये कौन सा मेटल है, सोडियम, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन होगा। लेकिन आप जानते हैं कि रिएक्शन होकर के जो भी बनेगा प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट जानते हैं क्या बनेगा, आप बना सकते हैं कैसे, तो सोडियम है और HCl है, मेटल और एसिड है, तो क्या बनेगा बताइए, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो आपको पता है। लेकिन अब बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि जब ये कंटेनर बंद है तो कुछ तो बाहर निकला नहीं होगा या बाहर से कुछ अंदर आया नहीं होगा, तो जितना पहले था, मान लीजिए ये था x ग्राम, ठीक है, कितना x ग्राम, और ये एसिड कितना था y ग्राम,
तो रिएक्टेंट कितना था, x प्लस वाई ग्राम। अब प्रोडक्ट बना क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब मान लीजिए सॉल्ट है कितना W और ये हाइड्रोजन गैस मान लीजिए कितना है V। तो अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कंटेनर तो बंद है, बाहर तो कुछ निकला नहीं होगा। तो ये आप 9th में पढ़े थे और इसको किस नाम से पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस नाम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के सिद्धांत को, थ्योरी को फुलफिल करने के लिए ही केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर देखिए फुलफिल किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो इसका मतलब जब कोई भी मास में ना इंक्रीमेंट आया ना डिक्रीमेंट आया, ना तो यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय हुआ, ना ही मास का फॉर्मेशन हुआ। तो जब कोई चीज़ ना तो घटा ना बढ़ा, तो इसका मतलब क्या कि जितना एटम पार्टिसिपेट किया था रिएक्शन के बाद उतना ही एटम रहना चाहिए। समझे बात को, जितना एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था उतना ही एटम मिलना चाहिए था। जिस एलिमेंट का जितना एटम था, अगर सोडियम का 5 था, हाइड्रोजन का 6 था, तो उतना ही एटम उधर भी मिलना चाहिए। इसीलिए केमिकल रिएक्शन को अपना लोग बैलेंस करते हैं, ताकि दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी इच टाइप के एलिमेंट के एटम का संख्या जो हो वो इक्वल हो। क्यों इक्वल करना रहता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करना रहता है, इसीलिए। समझे बात को। देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या चीज, देखिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्या कहता है बताइए, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो हेंस इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जब ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। और जब मास बराबर होगा तो नंबर ऑफ एटम भी बराबर होगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ ईच टाइप के एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम की संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। समझ गए ये बात। तो चलिए अब इतना समझने के बाद अपना लोग अब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन को सीख गए होंगे, और नहीं भी सीखे हैं तो अभी और भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे अपना लोग। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको होमवर्क भी देंगे बैलेंस करने के लिए, और खुद भी आपको करके दिखाएंगे बैलेंस, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे तरीक़ा से बैलेंस करने के लिए आप लोग सीख जाइएगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। तो अब अपना लोग को क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। तो चलिए उससे पहले कुछ बात है जो समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है, और फिर टाइप्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो इसको समझने से पहले ये देखिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2 बहुत ही आसान सा केमिकल रिएक्शन है जो कि आप लोग जानते ही हैं। H2 और O2 बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या बनाया, वाटर, ठीक है। H2 और O2 क्या बना दिया, वाटर बना दिया। और ये केमिकल रिएक्शन देखिए आप लोग बहुत बार लिखे हुए भी है, क्लास 7th 8th से ही ये सब लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाना चाहे तो क्या देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाँ आप बोलिए सर ये बॉन्डिंग तो अभी पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग को अगले कुछ चैप्टर में आपको बॉन्डिंग भी मिलेगा। जैसे मेटल नॉन मेटल चैप्टर है तो उसमें आपको बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो आप टेंशन ना लीजिए, अभी ये बस मानिए कि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दो लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये बात आपको समझ में आया। चलिए इसके लिए एक और चीज देखते हैं, इसको पहले बैलेंस कीजिए, तो आप लोग बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस तो बहुत आसान है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 देंगे और यहाँ पर भी 2 देंगे। देखिए तो ये सही है क्या बैलेंसिंग, सही है बैलेंसिंग। चलिए इसका मतलब हाइड्रोजन कितना है, H2 कितना है, 2, हाइड्रोजन तो 4 है लेकिन H2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या गो है, 2 गो। तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ऐसे कर दें, नहीं लग रहा कि ये हाइड्रोजन है, चलिए इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर क्या बना हुआ, देखिए तो यहाँ पर बना हुआ है क्या चीज, देखिए ऐसा ही है ना। देखिए इसका मतलब अभी जो यहाँ पे अपने लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, इसको देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, H के बीच के बॉन्ड को। ठीक है, ये इसको आप H मानिए। अच्छा यहाँ पर ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, O2 को, O डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H2O को, किसको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऊपर वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा कि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, समझे बात को, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और फिर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और फिर ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक बॉन्ड ब्रेक क्या होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक बॉन्ड ब्रेक क्या होगा, इधर से भी ये ब्रेक हुआ होगा, तो ये क्या होगा, ये एक ये वाला इस ऑक्सीजन के साथ गया होगा और ये वाला इस ऑक्सीजन के साथ गया होगा। उसी तरह ये वाला, ये और ये, इसमें से एक, मतलब यहाँ से दोनों को 2-2 मिल गया, इसमें से एक इस ऑक्सीजन को, एक इस ऑक्सीजन को, फिर इसमें से भी एक इस ऑक्सीजन को और एक इस ऑक्सीजन को मिल गया होगा। नहीं तो इस तरह से ये बना होगा और ये क्या गो बनेगा, 2 गो। ठीक है, तो इस तरह से, तो आप लोग याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पहले वाला बॉन्ड, पहले वाला मतलब रिएक्टेंट का बॉन्ड, रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड, देखिए ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, उसी को अपना लोग ऐसे और ऐसे दिखाए हैं, उसी को ये ऐसे दिखाएं। तो रिएक्टेंट के बीच का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, जैसे ये है ना बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, और फिर नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, फिर क्या होता है, नया बॉन्ड बनता है, तो उसी को अपना लोग बोलते हैं क्या चीज, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अपना लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ old bonds, breaking of old bonds and formation of new bonds are known as chemical reaction। क्या बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, breaking of old bonds and formation of new bonds, breaking of old bonds and formation of new bonds are known as chemical reaction। ठीक है, मतलब सिंपली अपना लोग अगर कहे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, किसका, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपस में था, ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाए हुए था, क्या हुआ कि इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया है, नहीं तो सिंपली हम ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए केमिकल रिएक्शन के बारे में फिर से कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, लिख लीजिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स आर अकर्स। ठीक है,
तो चलिए, तो इन सभी को आप लोग लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए तो इसे। तो चलिए, अभी जो आपको समझाए वही यहाँ पे लिख भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको फिर से देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। वही तो वहाँ पे यहाँ पे हुआ है कि जैसे ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसका जो एटम्स है, ठीक है, तो ये क्या रीअरेंज हुआ है। पहले एच एच के बीच में बॉन्ड था, ओ ओ के बीच में बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और अब क्या हो गया, रीअरेंज होकर के एच और ओ के बीच में बॉन्ड बना है। नहीं, एच और ओ के बीच में बॉन्ड बना है, तो रीअरेंज हुआ है। तो रीअरेंज कैसे हुआ है, तो अपने पुराने बॉन्ड को ब्रेक करके, पुराने बॉन्ड को ब्रेक करके नया बॉन्ड बनाया है, यही ना रीअरेंज हुआ है। देखिए तो क्या क्या है, जो भी इसका ओल्ड बॉन्ड्स था उसको क्या किया है, ब्रेक किया और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा जिसका प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट होगा। जिसका प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। तो देखिए ये सारा पॉइंट एक ही बात को समझा रहा है कि रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है, रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से बहुत बात सामने आता है क्या, कि जैसे मान लीजिए एक ये बात सामने आता है कि रिएक्शन में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सब्सटेंस पार्टिसिपेट करे। क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सब्सटेंस पार्टिसिपेट करे और एक ही प्रोडक्ट बने, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सब्सटेंस पार्टिसिपेट करे और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, समझे बात को। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस पार्टिसिपेट करे और एक ही प्रोडक्ट बने, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस पार्टिसिपेट करे और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। तो इनके बेसिस पर अब केमिकल रिएक्शन को अपना लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट मतलब डिवाइड करेंगे, कुछ पार्ट में बांटेंगे। केमिकल रिएक्शन कुछ पार्ट होगा जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्जोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो इन सभी केमिकल रिएक्शन को अपना लोग अब बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए और अब पढ़ते हैं अपना लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए इसको लिखिए तेज से। चलिए तो अब अपना लोग पढ़ेंगे क्या चीज, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या चीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए इसमें कौन कौन सा टाइप्स है, ध्यान दीजिए आप लोग। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है इसी का जस्ट उल्टा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबाइन होता है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और कौन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा, क्या चीज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या आता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन नहीं भी बोलेंगे तो काम चलेगा, क्या बोलेंगे, सिंपली क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है।
तो इतना टाइप का अपना लोग पढ़ना है। और भी इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि एक्जोथर्मिक बोले ही आपको कि एक्जोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, प्रिसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं इसी सब में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ेंगे उन सभी को भी। तो चलिए अपना लोग पहले स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, इस तरह से सारे केमिकल रिएक्शन को अपना लोग खत्म करेंगे बारी बारी से। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखिए, नाम से ही क्लियर है ये रिएक्शन। क्या कम्बिनेशन रिएक्शन में, द रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन। क्या कम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है ना, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस, 2 or more substance combined to form a single product, to form a single product। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कम्बिनेशन रिएक्शन का, बताइए। चलिए आप लोग इसको लिखने के बाद फिर से कम्बिनेशन लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा आप लोग डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए पहला क्या होगा, पहला कम्बिनेशन ना, इसका क्या डेफिनेशन होगा, द रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form a single product, ठीक है। क्या होगा कम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product। मतलब देखिए यहाँ पे जो अपना लोग को इस रिएक्शन से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि रिएक्टेंट का जो संख्या होगा, क्या चीज़, रिएक्टेंट का जो संख्या होगा वो क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो 2 होगा या फिर 2 से ज़्यादा होगा। और वो दोनों, या अगर 2 होगा तो 2 कंबाइन करके, या फिर 2 से ज़्यादा होगा तो वो सब क्या होगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट कितना बनाएगा, सिंगल, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, सिंगल होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, सिंगल होता है। एक और बात भाई, बार बार तो नहीं बताएंगे ना, क्या कि ये जब केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, कौन सी, रिएक्टेंट जो है वो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। रिएक्टेंट का जैसे मान लीजिए अभी हम 2 ही सब्सटेंस का कम्बिनेशन करवा रहे हैं, तो रिएक्टेंट में वो दोनों एलिमेंट और एलिमेंट हो सकता है, दोनों क्या हो सकता है, एलिमेंट और एलिमेंट का कम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो कंबाइन कर रहा होगा रिएक्टेंट में वो दोनों का दोनों एलिमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा चलिए यहाँ पर एलिमेंट और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा ऐसा हो सकता है ना कि एलिमेंट हो जाए एक और दूसरा क्या हो जाए, कंपाउंड। सी मतलब क्या समझिएगा, कंपाउंड। आप लोग पूरा नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकता है, तो एलिमेंट और कंपाउंड का भी क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड और कंपाउंड का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। अच्छा ये ध्यान दीजिए, जब एलिमेंट और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड। कैसा कंपाउंड भाई, सिंगल कंपाउंड, ठीक है। क्या बोले, सिंगल, ऐसे लिखिए, कंपाउंड फॉर्म करेगा और वो भी सिंगल, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड का भी कॉम्बिनेशन होगा तो कंपाउंड ही फॉर्म करेगा, लेकिन रहेगा क्या चीज, वो भी सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अपना लोग जानते हैं ना कि प्रोडक्ट क्या बनता है, सिंगल बनता है, ठीक है। कंपाउंड और कंपाउंड भी होगा तो कॉम्बिनेशन करके क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। लेकिन एक ही कंपाउंड होगा, सिंगल ही कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, कितना बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है क्या चीज,
कि इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट सिंगल बनेगा। रिएक्टेंट में दोनों, अगर मान लीजिए दो रिएक्टेंट है तो दोनों का दोनों एलिमेंट हो सकता है, या तो एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड हो सकता है, या दोनों कंपाउंड हो सकता है। तो चलिए अब अपना लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले आप लोग इसको लिख लीजिए और फिर सभी एग्जाम्पल को अपना लोग करेंगे। चलिए लिखिए तो इसे। तो चलिए अब अपना लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग टू एलिमेंट्स। जैसे दोनों एलिमेंट ही हो तब क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग टू एलिमेंट्स में पहला एग्जाम्पल अपना लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर ए में लेते हैं क्या चीज़, जैसे ये देखिए, कार्बन बर्न करे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या हो, कार्बन अगर बर्न हो, बर्न हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, कार्बन का सोर्स क्या हो सकता है, कोल हो सकता है, ठीक है। कार्बन का सोर्स कोल हो सकता है या फिर वुड हो सकता है। क्या हो सकता है, वुड हो सकता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन का सोर्स कोल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, ठीक है, चारकोल, ठीक है। चलिए, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको लैंग्वेज में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए, कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। लैंग्वेज आप लोग खुद बनाने के लिए सीखिए कि कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए दूसरा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज, बर्निंग ऑफ कार्बन, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल करें। दूसरा एग्जांपल में कर लेते हैं क्या चीज, बर्निंग ऑफ ये हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये कंपाउंड है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, सेम टाइप का एटम है ना, दोनों का दोनों क्या है, ऑक्सीजन है, सेम टाइप का एटम है। और सेम टाइप का एटम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पे सेम टाइप का एटम है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट है, याद रखिएगा, नीचे में आप लोग लिख लीजिए, ये भी क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। ये तो पता ही है कि एलिमेंट है। चलिए, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन में आप लिख लीजिए H2+O2। और क्या बनाता है आप लोग को पता है, H2O बनाता है कब, जब हाइड्रोजन बर्न करता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या बनाता है, वाटर। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एलिमेंट, ये भी क्या है, एलिमेंट, और ये क्या है, कंपाउंड, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल में बहुत सारा एग्जाम्पल आप पता कर सकते हैं। कौन सा, सी में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला सिंबल Mg, ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ठीक है। और Mg जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो क्या बनाता है, MgO। क्या बनाता है, MgO। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, नाम बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बर्न करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर जो होता है ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। और ये डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है, डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे दिवाली सब में जब फुलझड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे निकलते रहता है, ओह सॉरी। तो उसी तरह ये भी बर्न होता है। तो चलिए, अच्छा देखिए यहाँ से कैसे आप बाकी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। जैसे कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड बना। तो उसी तरह आप कर सकते हैं, कोई और दूसरा भी मेटल ले सकते हैं, सोडियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, पोटासियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, ठीक है। और क्या, आयरन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, जिंक के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो सब अपना अपना ऑक्साइड बनेगा। ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड, ये बनाएगा सोडियम का ऑक्साइड, पोटासियम का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड,
समझे। तो एक रिएक्शन पढ़ने से देखिए कितना रिएक्शन पता चला। और ये रिएक्शन आप लोग फिर से पढ़िएगा मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि जब दोनों का दोनों एलिमेंट हो तब क्या बन रहा है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड हो तब क्या कैसा होगा रिएक्शन। चलिए लिखिए। तो इसे लगता है आज तो टाइम हो गया, तो अगले क्लास में देखेंगे। देखिए